सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आप आज जान सकेंगे माफियाज को वाज़े पैगाम, डट के खड़ा है अब भी कप्तान। पेट्रोलियम बहरान, हुकूमत नाकाम, अवाम को अदलिया से तवक्कुआत, नवाज शरीफ हो गए इश्तिहारी, आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी, कराची में लोड शेडिंग का अजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में महाजराई बढ़ती जा रही है, ऑपोजिशन पूरा जोर लगा रही है, लेकिन पेश गोइयां ये हैं कि फिलहाल हुकूमत कहीं नहीं जा रही, खतरा टल गया है। दलील इसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज कौमी असम्बली में की गई वो धुआंधार तकरीर है जिसमें उन्होंने एक बार फिर सबको ललकार दे दी है। आज वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम यह था कि सियासत हो या इदारे, हर जगह माफिया घुस बैठे हैं जिनसे भरपूर मुकाबला करेंगे। ये सच है कि इस वक्त हुकूमत को एक नहीं कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। सच ये है कि वबा का हमला हो, मईशत का मामला या फिर अपोजिशन की तरफ से मुश्किलात, हालात और वाक़यात से ऐसा लगता है कि सब कुछ हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। अख्तर मेंगल अपोजिशन की सफ़ों में जा बैठे हैं, शाहजैन बुगटी जाने की अलग धमकियां दे रहे हैं। हद तो यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का जो फैसला हुकूमत ने किया, इसके खिलाफ करारदाद पर हुकूमती इत्तेहादियों के ही नहीं, PTI के रुकन असम्बली नूर आलम के भी दस्तखत हैं। इस मामले को इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। कानून अपना रास्ता बनाने की सदाएं भी सुनाई दे रही हैं। गर्ज कोई चीज़ भी हुकूमत की फेवर में नजर नहीं आ रही, लेकिन सियासी तजियाकार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और आज के खिताब से अंदाजे ये लगा रहे हैं कि हुकूमत के सर से खतरा टल गया है। पार्टी में इख्तलाफात और तकसीम का जो शोर उठा था, इसका रद्द अमल कौमी असम्बली से विफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी ने कर दिया है। इसलिए पेशगोइयाँ ये की जा रही हैं कि अब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन ये एक नुक्ता नज़र है। दूसरे ग्रुप का ख्याल है कि जब कोई वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि वो कहीं नहीं जा रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, तो समझ जाएं कि हुकूमत के खिलाफ इक़्तिदार की राहदारियों में कोई खिचड़ी पक रही है। कोई इसके ताने बाने इन हाउस तब्दीली से जोड़ रहा है, तो कहीं से मिड टर्म के मुतालबे बरामद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने जो -1 की बात की है, क्या वाकई सियासत में कुछ -+ होने जा रहा है? इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबू डोगर साहब मेरे साथ हैं। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के जाने के हवाले से क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नज़रिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया, उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। असद खरल साहब, -1 वो कहते हैं नहीं होना, अगर हो भी गया तो जो आएगा वो नहीं छोड़ेगा। आपको ये लग रहा है वो कह रहे हैं जी स्टील मिल, PIA, पावर सेक्टर, बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि ये सारा कुछ जो शुगर मिल्स बनाई गई, ये ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बनाई गई। अब आपको पता है कि इसमें तो खुसरो बख्तियार भी हैं, इसमें तो जहांगीर तरीन भी हैं, चले जरदारी साहब, नवाज शरीफ भी होंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने तो इसलिए बनाई कि ब्लैक मनी वाइट की जाए, तो वो तो पीछे नहीं हट रहे। देखिए, मामला ये था कि उसामा साहब जब इससे पहले एक दिन रोज़ पहले इमरान खान साहब जब असम्बली में तकरीर करते हैं तो सारे कह रहे थे जनाब वो बड़े सहमे हुए थे, बड़े डरे हुए थे जनाब। वो तो उनका जो लहजा था, लबो लहजा था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो इस तरह लग रहा था जिस तरह बिल्कुल वो खौफजदा है। आज इमरान खान साहब ने फिर वो बात दोहराई है। उनका 7 लोग ये कह रहे हैं कि मुझे NRO हमें दे दें तो हम आपको नहीं तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो माफिया है, आज फिर उन्होंने शुगर के हवाले से बात की कि चीनी स्कैंडल, आज फिर उन्होंने पूरी रिपोर्ट का बहुत सारा हवाला दिया
कि किस तरह 4 सालों के अंदर 29 अरब की सब्सिडी लेते हैं और सिर्फ 9 अरब तमाम मिलों का मिला के टैक्स बनता है, और किस तरीके से उनका चीनी आज भी महंगी है। और जो माफिया है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अगर -1 भी हो गया तो फिर भी इन लोगों की जान नहीं छूटेगी। ये जो 7 लोग जो हुकूमत के पीछे पड़े हुए ये दुआएं मांग रहे हैं आज और कल, कहते हैं जी आज जा रही है हुकूमत और कल जा रही है, तो उनका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और ये जो माफियाज हैं इनके खिलाफ हम पूरी भरपूर तरीके से कार्रवाई करेंगे और अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना कि जी मुझे कुर्सी की परवाह ही नहीं है, मैं खर्चा ही उतना रख रहा हूँ घर का कि अगर वजारत उज़्मा जाए तो मुझे कोई टेंशन ना हो। बाबर डोगर साहब, ये वाकई इनको कोई टेंशन नहीं है या ये सिर्फ एक इस तरह अपने लोगों को हौसला देने के लिए, क्योंकि आज अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर दिया था, अपने लोगों को हौसला देने के लिए ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी मुझे कोई इस पर टेंशन नहीं है, या वाकई आपको लगता है कि उनको परवाह नहीं है कुर्सी? उसामा साहब, मैंने बहुत अर्सा पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया इसी प्रोग्राम में कि मैंने कुछ मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा था कि अगला इलेक्शन जो है वो हमने 2023 का जो इलेक्शन है वो हमने इसी नैरेटिव पे लड़ना है कि पिछली गवर्नमेंट करप्ट थी। मसला ये है कि आप आज बजट पास हुआ, आप बजट की तकरीर कर रहे हैं और आप सारा मलबा अपोजिशन पे डाल रहे हैं। सवाल ये है कि कौम को आपकी गवर्नमेंट ने 2 साल में क्या दिया है? असल सवाल तो ये है। पेट्रोल 25 रुपये 26 रुपये महंगा हो गया, चीनी अभी भी 85 रुपये किलो है, गंदम की फसल अभी कटाई उसकी हुए 2 महीने नहीं गुजरे, आटा 250 रुपये किलो महंगा हो 250 रुपये के महंगा हो गया। हर तरफ महंगाई है, कार्टेल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे इस्लाहात चले हम इस यहाँ बोलने से अगर उसामा साहब ख़त्म हो जाता तो फिर तो क्या ही बात थी। फिर तो मेरा ख्याल है कि हर हुक्मरान आता, कंटेनर ग्राउंड में रखता, वहाँ पर आके तकरीर करके चला जाता कि अब चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। दीवारों पे लिख के चले जाएं, दीवारों पे भी बड़ी अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन उससे कीमतें कम नहीं होती, उसके लिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, आज की तकरीर पर आप क्या समझते हैं? एक तो आप लोगों ने बायकॉट कर दिया, बेहतर नहीं था वहाँ होते तो उसका जवाब दिया जाता? देखिए, वो जवाब देने के तो काफी मौके आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े दोराए पे पहुंच गए हैं। एक ऐसा शख्स के जो हर मसले का हाल एक तकरीर को समझता है। आप देखिए 2 साल हो गए हैं और उनकी कारकर्दगी 0/0 है। आज उन्होंने तकरीर में सारा जोर करप्शन और एहतसाब के ऊपर दिया। अब देखिए कौन सा आप करप्शन और एहतसाब की बात कर रहे हैं? जिन्होंने चीनी के जो स्कैंडल के मरकजी मुलजम थे उनको सरकारी सरपरस्ती में बैरून मुल्क फरार करा दिया। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात को ब्लॉक कर रहे हैं। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो BRT पेशावर का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है उसकी तहकीकात को रुकावट डाल के रोक रहे हैं। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो अद्वियात स्कैंडल के मरकजी मुलजम थे उनको वजारत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, अपने परों के नीचे छुपा लिया। किस हैसियत से ये बात करते हैं? और फिर आज इन्होंने इतराफ़ किया कि नैब और न्याजी गठजोड़ है। खुद वो कहते हैं कि अगर मैं इनको NRO दे दूं, इनके केसेस बंद कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब और इनके कहने के ऊपर ये सारी एहतसाब के नाम पर इंतकामी एहसन इकबाल साहब, ये बार बार जो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि NRO मांगा जा रहा है, NRO मांगा जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, कोई NRO इनसे मांग भी रहा है या किस तरह का NRO मांग रहा है? मगर वो ये भी आज क्लियर कर दे। इनका सिर्फ खप्त है, ये बताएं ना किसने इनसे NRO मांगा है? हमने तो जेलों को बखुशी कबूल किया है, लेकिन इनके आगे कोई रहम की अपील नहीं की है। और अब भी इन्होंने हम सब के पीछे टीमें लगाई हुई हैं कि कोई झूठा केस बनाओ, किसी को डरा के धमका के वादा माफ गवाह बनाओ, किसी तरह इनको अंदर करो। अगर हमें ये फिर जेलों में डालेंगे हम खुशी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने हक और सच और असूल और नजरिए की बुनियाद पर इनको खटकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह के बंदे जेल में डाल दो, कुछ अपनी हुक्मरानी तो ठीक करो, महंगाई ठीक करो, रोजगार ठीक करो, मईशत ठीक करो। अब जिस दिन इन्होंने तैयारा जहाज की क्रैश की रिपोर्ट पेश की थी, मैंने उसी वक्त ट्वीट की थी कि इन नालायकों और नाअहलों ने एक जहाज के क्रैश की नाअहली पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। और आपने देखा कि वियतनाम एयरलाइन और दुनिया की सारी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड कर दिए। आज यूरोपियन यूनियन ने 6 महीने के लिए PIA पे पाबंदी लगा दी है। PIA पहले ही माली खसारे में थी, अब बिल्कुल ही वो बैठ जाएगी।
तो ये ऐसे तो इकबाल पाकिस्तान के गॉर्बेचॉफ है ये जो बात हमसे ये मुतल्लिक बात हो इमरान रहे हैं। खान साहब ने भी कही कि जी मुझे कहा गया रिपोर्ट दबा दो। कहते हैं तो खून तो मेरे हाथों में होगा अगर जाली पायलट्स जो हैं वो जहाज उड़ा रहे हैं या उनकी डिग्रियां जाली हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुर्सी की मुझे परवाह नहीं, मैं तो उसी तरह गुजारा करता हूं, -1 कर भी दें आप तो जो आएगा वो भी नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ जरदारी ने शुगर मिलें बनाई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो आज भी उनका फोकस वो है कि एनआरओ, अगर मुशर्रफ की हुकूमत अच्छी थी बुरी नहीं थी, अगर एनआरओ ना देती तो उनका फोकस, उन्होंने बाकायदा कहा एनआरओ ना होता तो मुल्क में आज ये हालात ना होते। मुझे बताए ना, नवाज शरीफ साहब की तो खानदान का बिजनेस है, वो सियासत में आने से पहले ही लाहौर की और पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज में शुमार होते थे। मुझे इमरान खान साहब अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि ये 300 महल का अपना रहन सहन कैसे अफोर्ड करते हैं। इन्होंने उतना ही इनकम टैक्स दिया है जितना मैंने अदा किया है। मैं तो 1 कनाल के किराए के मकान में रहता हूँ और बमुश्किल गुजारा करता हूँ। ये मेरी जितनी आमदनी में 300 महल का महल, और अभी इन्होंने सुना है 8-10 करोड़ की एक नई कोठी डाली है जमान पार्क में। इनके वो कौन से वसाइल हैं जो मेरे इनकम टैक्स के अंदर, उतने ही टैक्स के अंदर इनको फाजिल हासिल हैं? कहाँ से आता है वो पैसा? ये एक बहुत बड़ा लिफादा डाला हुआ है इस शख्स ने। वो अमेरिका में कहते हैं कॉन मैन, कि वो एक शख्स होता है जो शुभदाबाजी से लोगों को धोखा देता है, अपनी तकरीरों से, अपने लेक्चरों से लोगों को ये वर्गलाते हैं, नौजवानों को वर्गलाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। सवाल ये कि आपका अमल क्या है? अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसके अंदर तो कौल और फेल का तजाद नहीं होता। ये रियासत मदीना नहीं, ये सोवियत यूनियन के दौर में हमें लेकर जा रहे हैं। जो तबाही गॉर्बेचॉफ ने रिफॉर्म्स और इस्लाहात के नाम पे सोवियत यूनियन की थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट वो लेकर आया था, और उसी उनकी इस्लाहात से पूरा सोवियत यूनियन तबाह हो गया था। तो इनकी भी इस्लाहात ऐसी ही हैं। देखिए पायलट्स जो हैं सारे तो बोगस नहीं थे। आफ्टर ऑल हमारी इतने सालों से जहाज चल रहे हैं, उनमें जो फ्लाइंग कर रहे हैं लोग, अगर किसी की कोई जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं थी, सबसे पहले आप उनको नोटिस देते, आप कहते जी ये जाब्ता पूरा करें। लेकिन आपने पूरी दुनिया के अंदर इश्तिहार लगा के पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर दिया, सिर्फ अपनी अना की खातिर, सिर्फ अपनी ईगो की खातिर। इस शख्स की ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी है, और आप यकीन कीजिएगा अगर इनको कोई जल्दी रुखसत ना किया गया, ये मुल्क को वहां ले जाके प्रोग्राम कहते हैं करना कर लो, -1 करना कहते हैं, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, जल्दी रुखसत करना है, उसके लिए अपोजिशन ने दबाव डालना है। एपीसी तो आप बुला रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह का अपोजिशन की तरफ से मुझे दबाव नजर नहीं आ रहा। अलाइज जो है वो उनके खिलाफ है, लेकिन जब बजट आता है वोट उनको डाल देते हैं। तो वो प्रेशर टैक्टिक्स किस तरह से पता चलेगा? किस तरह से अपोजिशन तो अभी तक कोई प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हुई। देखिए अपोजिशन कर रही है, प्रेशर कर रही है, और मैं समझता हूं कि जो इनको जहां से ताकत हासिल होती थी, अब सब लोगों को पता लग रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितनी महंगी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर एक ग्रोइंग कंसेंसस होगा कि अगर हमने पाकिस्तान को सैल्वेज करना है सूरत हाल से, तो इसके लिए हमें एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन की ज़रूरत है। असल तब्दीली ये होगी कि इनसे छुटकारा लिया जाए और एक जेन्युइन क्रेडिबल हुकूमत लाई जाए जो मसाइल को हल करे। तो कैसे मसाइल हल होंगे जी? आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो आपने कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं, इन हाउस तब्दीली हो सकती है, और तीसरी एक बात आ रही है बार बार कि एक नया तजर्बा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है, या कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट। ये कौन से ऑप्शन पे आप समझते हैं कि जा सकते हैं? पाकिस्तान को अगर बचाना है, उसका एक ही रास्ता है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। 72 साल बाद अब हम मजीद तजुर्बों के मुकम्मल नहीं हो सकते। इस मुल्क को इस मुकाम तक हमने तजुर्बे कर करके पहुंचाया। बांग्लादेश हमसे 25 साल बाद आज़ाद हुआ, पे चल पड़ा, और आज देखिए हमें पीछे छोड़ गया और हमें मुंह चढ़ा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गए, उनकी करेंसी हमसे आगे निकल गई है। जिस मुल्क के अंदर आप सियासी तजुर्बे करते रहेंगे, आप एक दरख्त लगाते हैं, उसको उखाड़ते हैं, जी जड़ें नहीं पकड़ी, फिर एक नया दरख्त लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, जड़ें नहीं निकाली। ये तजुर्बे करने का वक्त नहीं है। हमारे पास 22 करोड़ अवाम का बोझ है, हमारे पास 60% आबादी नौजवान है, उनको रोजगार चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको मुस्तक़बिल चाहिए। अगर हमारी मईशत इसी तरह बिगड़ गई
तो यहाँ पर तो एक सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साहब यही बात इमरान खान साहब ने भी कही आज, वो कह रहे हैं कि इस तरह मामला नहीं चल सकते, ये इस तरह निजाम नहीं चल सकता जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं माफिया को खत्म करना होगा तभी कुछ हो सकता है। एनआरओ की वो जो बात करते हैं कि मुशर्रफ का दौर आपके ख्याल से ठीक था? बताएं, इस वक्त तो सबसे बड़े माफिया के साथ इनका गठजोड़ नजर आया है। आटा माफिया किसका था, शुगर माफिया किसका था? हमारे 5 सालों में चीनी की कीमत 50-52 रुपए किलो रही, इनके दौर में वो 90 रुपए कैसे हुई? और जब उसकी तहकीकात हुई और इनके अपने लोग मुजरिम हो गए तो इन्होंने उसका स्कोप बदल दिया और पूरी इंडस्ट्री पे FIR काट दी। हमारे देहात में कहा जाता है कि अगर किसी कातिल को बचाना है तो उसकी जो FIR है वो पूरे गांव पे काट दो, तो जो असल मुजरिम है वो भी बेगुनाहों के साथ बच जाता है। अच्छा, पेट्रोल का बताएं। सवाल ये है कि ये पेट्रोल के ऊपर जो खेल खेला इन्होंने कि रातों रात अरबों रुपए का फायदा दे दिया स्टॉकिस्ट को, ये माफिया के हाथों में कौन खेल रहा है? स्टॉक मार्केट को किसने अरबों रुपए का बेल आउट पैकेज दिया? उसके बाद भी स्टॉक मार्केट डाउन है। वो इनके सारे सपोर्टर्स हैं, इनके डोनर्स हैं जो इनको इलेक्शनों में पैसा देते रहे। अब ये अगले इलेक्शन के लिए उनको पैसे का फायदा देके अपने लिए फिर मुस्तकबिल बना रहे हैं कि हम इनसे कल को डोनेशन लेंगे। अच्छा, बजट का एहसन इकबाल साहब, एक बड़ी अहम चीज सामने आई है कि जो एक तो नॉर्मली हमेशा महीने के आखिर में ये कीमतें बढ़ती थी और ओगरा जो ऑफिशियली वही समरी इनिशिएट करता था, इस दफा ओगरा ने समरी प्रपोज नहीं की, तो क्या ओगरा के बगैर हुकूमत इस तरह करेगी तो इस पे अपोजिशन को शोर नहीं करना चाहिए? ये तो सीधा सीधा एक बहुत इलीगल एक्ट है, बहुत सख्त। हमने तो इस पे शोर मचाया है और इसको हम अदालत में भी लेके जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर थॉरो इंक्वायरी हो कि किस तरह हुकूमत ने तमाम प्रोसीजर्स को वायलेट करके ये सारा कदम किया है। इससे पहले एक शॉर्टफॉल, एक कमी पैदा की गई और उसके बाद फिर ये 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में जो मुल्क के अंदर इस शॉक की महंगाई की लहर पैदा होगी। अब बिजली का बिल भी बढ़ेगा, गैस भी महंगी होगी और हर चीज जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, प्रोडक्शन महंगी होगी, एग्रीकल्चर का मुझे बताएं एहसन इकबाल साहब, अब ये पेट्रोल महंगा, आवाम चीख उठे, हर चीज़ आप कह रहे हैं महंगी हो जाएगी, अदालतों में केस चले गए, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हत्ता के नूर आलम इनके अपने MNA उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं जो करारदाद आई कि जी कीमतें कम की जाए। मगर आप भी इन चीज़ों को समझते हैं, फिर कहाँ से पैसा आएगा, मुल्क चलेगा कैसे? ये तो माजी में भी होता था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती, इमरान खान शदीद तनकीद करते थे, असलवर कहते थे हम छोड़ देंगे, ये करप्ट होगा हुक्मरान जो बढ़ाएगा कीमतें। जब मईशत बहाल होगी, मुल्क चलेगा जब कारोबार होगा, जब हुकूमत के खजाने में टैक्स का पैसा आएगा। इस वक्त जो बदकिस्मती से इस हुकूमत के हाथों अलमिया हुआ है वो ये है कि बदतरीन एतमाद का, कॉन्फिडेंस का बहरान है। हर सरमायाकार को तो ये माफिया कह रहे हैं, हर बिजनेसमैन तो इस वक्त नैब और FIA की पेशियां भुगत रहा है। मुझे आप बताइए कि इस मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? हर अफसर जो है, हर वजारत के अंदर वो नैब की पेशियां, हर दूसरा अफसर जिसने कोई फैसला किया था, जो किसी भी इस मुल्क के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट से मुंसलिक था, वो आज नैब की पेशियां भुगत रहा है। आज पाकिस्तान के किसी दफ्तर में कोई अफसर किसी फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पे जब माली मामलात हैं। तो जब आप मुल्क के अंदर पैदा कर देंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। मियाँ साहब इनकी गवर्नमेंट में इनके होते हुए गवर्नमेंट की मर्जी से बाहर गए, मरियम बेल पर है, अपने घर पर है और उनका ट्विटर खामोश है। क्या ये NRO नहीं है? NRO ये बताए ना कि किसने मांगा है इनसे? किसी ने मांगा है? अगर ये नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हैं तो हुकूमत ने अपने ही डॉक्टर से, शौकत खानम के डॉक्टर से तस्दीक की कि उनको जानलेवा कंडीशन लाहक है और उनका इलाज कराना जरूरी है। तो लिहाजा अगर उनकी सेहत के पेश नज़र खुद हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स ने उनको रिकमेंड किया तो इसमें तो कोई NRO नहीं है। अगर NRO दिया तो फिर तो इमरान खान साहब कहें या तो माने कि मैंने NRO दिया। ये बताएं एहसन इकबाल साहब के आज हमने माहौल देखा, फिर गर्मा गर्मी हो गई। अब्दुल कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ। अली ज़ैदी ने तकरीर की, वो फिर कराची के हालात को ले आए, उज़ैर बलोच को ले आए जी, उसके कहने पर जरदारी साहब कहने पर कत्ल होते रहे। तो अब ये एक बेहतर ये आया कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन भी साथ मिलकर चले और मामला तभी सुलझेंगे। तो आप समझते हैं कि साथ मिलकर चला जा सकता है, खास तौर पर अब जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि भारत जिम्मेदार है,
जो कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इतना बड़ा हमला करने की कोशिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नाकाम हुआ, लोग भी हमारे शहीद हुए, तो इसमें आप कम से कम इन चीज़ों पर तो इकट्ठे हैं, इसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि चले भारत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। बात यह है कि आपके पास सूरत यूं है कि वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर अपोजिशन के साथ मैं बैठूंगा तो मैं इन्हें एनआरओ दूंगा। तो जब वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो दहशत गर्दी का मामला हो, चाहे वो मुल्क को दरपेश भारत की जारियत का मसला हो, चाहे वो कश्मीर के ऊपर मोदी की जो एनेक्सेशन है उसका मसला हो, तो जब वजीर आजम ही इस बात पे यकीन नहीं रखता कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करे, और असेंबली के अंदर जो आपने बात की, देखिए इनकी अभी तक जो माइंड सेट है ये डी चौक के कंटेनर से नहीं उतरे। ये असेंबली के अंदर खड़े होके खुद आग लगाते हैं, वहाँ पे खुद तलखी पैदा करते हैं, वहाँ पे खुद महाजराई करते हैं। हुकूमत का काम अपोजिशन की तनकीद पे पेट्रोल छिड़कना नहीं होता, उस पर पानी डालना होता है, क्योंकि हुकूमत स्टेक होल्डर है, हुकूमत ने बिजनेस चलाना है, वो अपोजिशन को हमेशा नरम करती है। ये पहली हमने मुझे 5 असेंबलियां देख ली हैं, ये पहली हुकूमत देखी है कि जो अपोजिशन से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी रखती है कि असेंबली के अंदर हंगामा हो। तो मुझे बताइए फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो फिर नेशनल कंसेंसस की जब बात होती है और शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी ये कहते हैं कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर हमें एक लाहेअमल बनाना चाहिए, वो फिर कैसे बनेगा? देखिए ये तो अब मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे डिफाइनिंग स्टेज पे आ गए हैं। मैंने तो जेल से एक मजमून लिखा था और उसमें कहा था कि चेयरमैन सेनेट या कौमी असेंबली के स्पीकर को इनिशिएटिव लेना चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर से तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के आइन की रोशनी में अगले 10 साल के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुरतब किया जाना चाहिए कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उसमें सियासतदान भी बैठे, उसमें जज हजरात भी बैठे, उसमें फौज भी बैठे, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी बैठे, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी बैठे, उसमें मीडिया भी बैठे। ये मुल्क हमारा है, हमारी आने वाली नस्लों का हमें सोचना है। अगर हम इसी तरह जैसे 72 साल से इसको चला रहे हैं, चलाते रहे, तो यकीन कीजिए कि मुस्तकबिल बहुत खौफनाक है। कम से कम एक बात पर है कि आप भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इस तरह नहीं चल सकता मुल्क जिस तरह हम चला रहे हैं, तो निज़ाम को बेहतर करना होगा। चले यही पॉइंट से शायद सब मिलकर शुरू कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि केसेस अभी भी हैं और पीछा कर रहे हैं जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, कि जब तोशा खाना में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। केस है तोशा खाना का और उसमें आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है आज अदालत ने। अब ये मामला है तोशा खाना केस का कि 15% अदायगी की गई गाड़ियों की, और वो भी वो अनवर मजीद साहब कर रहे हैं अदायगी 15% और जाली अकाउंट्स में मशहूर, और 15% अदायगी करके जरदारी साहब गाड़ी ले गए और ये करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, करोड़ों रुपए की, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी गाड़ी मिल गई। और ये दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म हैं और अपोजिशन कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी, और उनको भी गाड़ी दी जा रही है और नवाज शरीफ साहब कबूल भी कर रहे हैं। तो ये कमाल है। असद खरल साहब, ये एक अजीबो गरीब केस है पाकिस्तान का कि सरकारी तहाइफ या सरकारी तहाइफ खाना कह लें, वहाँ से गाड़ियाँ दी जा रही हैं और अपोजिशन के लीडर को भी मिल गई हैं 15% अदायगी पर। यह सहूलत तमाम पाकिस्तानियों को नहीं हासिल। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जो मिसाक जमहूरियत है, उसमें यही था कि हमने बारियां भी लेनी और मिल के लूटना और एक दूसरे के हमने दोबारा अब केस नहीं बनाने। पहले हमने गलती की, इस बेवकूफ़ आवाम के ऊपर हम 5-5 साल हुक्मरानी कर सकते थे, हमने एक दूसरे की टांगें खींची और एक दूसरे के ऊपर केस बनाए। तो लिहाजा अब हमें समझ जाना चाहिए कि आवाम बेवकूफ़ है, इसको जितना बेवकूफ़ बनाया जाए और आपस में एक दूसरे को टांगें ना खींची जाए, एक बारी ले ले फिर उसके बाद दूसरा बारी का इंतज़ार करें और मिल के खाएँ, और शोर नहीं मचाना और मिल के खाना है। अब सिर्फ मैं शहबाज शरीफ साहब की ये छोटी सी रिपोर्ट है नैब की, अच्छा, ये नाज़रीन से हम शेयर भी कर सकते हैं नैब की। ये 20 लाख रुपए असासों से 7 अरब 17 करोड़ रुपए किस तरह बने, ये मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर। अच्छा,
ये तो बड़ा एहसान होगा कौम अच्छा, पर कि कौमी एक साहब मिनट में ने आप जी शहबाज 20 शरीफ लाख के- से 7.5 अरब बनाने का, हाँ ये जी, देख लीजिए ये फार्मूला। शहबाज शरीफ ने जी 7 अरब 17 करोड़ 50 लाख रुपए जो उन्होंने इकट्ठे किए, इनकी फैमिली ने, नैब ने उसके जो सबूत हासिल किए, उसके मुताबिक शहबाज फैमिली ने 7 अरब 17 करोड़ 50 लाख आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाए। अच्छा, फेक लोन्स उसमें शामिल हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज, फॉरेन पे ऑर्डर्स, तहाइफ और आमदन से जायद असासों की मद में 5 अरब 96 करोड़ और 90 लाख बनाए। दौरान तफ्तीश इन असासों में गैर यकीनी इजाफे से मुतल्लिक शहबाज फैमिली की तफ्तीशी टीम को मुतमिन नहीं कर सकी। शहबाज फैमिली ने प्लाट्स, घर, जरी ज़मीन और गैर मुल्की फ्लैट्स की मद में 61 करोड़ 98 लाख रुपए के असासे बनाए। फैक्ट्रियाँ, पोल्ट्री फीड, कंस्ट्रक्शन, लोन्स, ट्रेडिंग और बेनामी कंपनियों से 2 अरब 40 करोड़ बनाए। शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के गैर कानूनी असासों से मुतल्लक जो नैब ने वो शवाहिद भी हासिल किए हैं। फिर हमजा शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली, ये जो साहबजादियाँ शहबाज शरीफ साहब की, से मुतल्लक भी शवाहिद हासिल किए। कासम कयूम, शुएब कमर, मसरूर अनवर, फजलदाद अब्बासी, इनको भी अब रेफरेंस में नामजद किया जा रहा है। और फिर उसमें मोहम्मद उस्मान है, शाहिद रफ़ीक हैं, आफ्ताब महमूद हैं, निसार अहमद है और अली अहमद जो है उनको भी रेफरेंस में नामजद किया गया है। मुश्ताक चीनी चूँकि वादा माफू बन गया गवाह। ये 20 लाख 1990 में असासे थे इनके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। उसके बाद 2003 में जब ये इक़्तिदार में आए हैं, उसके बाद असासों ने दिन दुगनी और रात चुगनी जनाब इजाफा हुआ और 20 लाख से बढ़ के ये 7 अरब और 17 करोड़ तक ये मामला पहुँच गया है। अब मुझे ये बता दें कि अब जब से इनका इक़्तिदार नहीं है, क्या असासे उसी अगर तो बढ़ रहे हैं तरतीब से, तो फिर तो हम कहें कि आप कारोबारी हैं। और अगर वो असासे उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप करप्शन, किकबैक्स, दो नंबर तरीके से जो हुकूमत आती है तो वो पैसा- फिर फॉरेन वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं अब बाहर वो किधर है? अब वो सारी किधर टीटियां बंद जब हो गई? जाती है तो फिर अब यहाँ से बाहर टीटियां जाना क्यों होता नहीं लग रही? अब इनको फॉरेन रेमिटेंस आना बंद क्यों हो गई? अब कारोबारों पे ताले क्यों नैब जो लग पीछे गए? पड़ गया। अब अरबों रुपए से वो करोड़ों रुपए की आमदन क्यों शो हो गई है? अब पीछे क्यों सुकड़ना? अब लंदन के बैंकों में जा रहे होंगे शायद। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप तनकीद करते हैं फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर कि जी ये क्या भैंसें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी। ये जो तोशा खाना का मामला है ना, वो नीलाम करते हैं, नीलामी में तो ओपन फिर बिडिंग होती है, चले करोड़ों रुपया तो आ गया। ये तो 15% यानी 4 करोड़ की गाड़ी है, बुलेट प्रूफ नई कमाल किस्म की गाड़ियाँ, और आप जनाब दे दें कोई 50 लाख और बस उसके बाद बाहर जाकर बेच दें आप 3.5 करोड़ का डायरेक्ट एक दिन में मुनाफा। साहब, ये जितनी बड़ी फैमिली हैं, शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, इन्होंने पल्ले से खर्च करके चीजें खरीदना नहीं सीखी। हाँ नहीं ये इनके 15% घरों के आप मुझे एक बात बताएं, बुखार इनके के घरों समय के मुलाजमीन जब ये इक्तदार में होते हैं, ये तो उनको अपने पल्ले से तनख्वाह नहीं देते। कितनी दफा यहाँ पर डिस्कस हुआ, आज तक कभी किसी ने चैलेंज किया है? नेवा चंदन इनकी वालदा की खिदमत गुजार है, वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से 50,000 रुपया तनख्वाह चैलेंज लेती है। कैसे करें? आपने खुद में डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, अरे सरकारी दादा की मैंने पोती, इन गुनाहगार दादा की पोती अपनी जो दादी है उसकी दबाने वाली को पैसे अपनी जेब से नहीं दे सकती। अरबपति दादा की अरबपति पोती, वो अगर उसको ये अभी दबाने वाले को भी खजाने से पैसे दे रही है, तो इससे जुल्म क्या है? ये तो इक्तदार में आने से पहले भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 350 इनके घर के जाती मुलाजमीन हैं। जब ये इक्तदार में आए, ये सारे मुलाजमीन जो थे ये सरकार से तनख्वाह लेते रहे हैं। शहबाज साहब क्यों 5-5 घर CM हाउस डिक्लेयर कर रहे थे? क्यों जाती उम्रे को PM हाउस डिक्लेयर किया हुआ था? मकसद सिर्फ यही था कि हर चीज़ सरकार के खाते से पे होगी। इनके घरों के टॉयलेट पेपर तक सरकार की खाते से जाते रहे हैं। आप ऑडिट करवा लें। ये तो CM पंजाब नायब है कि वो अभी तक ऑडिट नहीं करवा सके। नहीं तो पता करें ना कि शहबाज शरीफ के घर के टोटल अखराजात जो थे वो कहाँ से जाते थे। सारी इनकी बेगमार, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, वो जो गार्ड थे, वो सारे सरकार से तनख्वाह लेते रहे। आप हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, कोई चीज गैर कानूनी की उन्होंने, वो खेलते ही बड़ा कमाल है। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, वरना ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि 10 साल में तकरीबन 10 अरब रुपया लगा है शरीफ खानदान पर। सिर्फ 10 अरब रुपया सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर। वो पूरे घर की आप सोचे दीवार के ऊपर बाढ़ लगानी है, वो हजारों कनाल जमीन है, उस पर बाढ़ लगाने का खर्चा, चेक पोस्ट बनाने का खर्चा, टीवी CCTV का खर्चा, 2-2-2.5 हजार तो पुलिस वाले मेरी बात बात यह है कि गैर कानूनी हुआ। उन्होंने कानून के मुताबिक तोशा खाना का ये तो कुछ भी नहीं है।
ये तो अरबों रुपया कौम का जो था, अब यहाँ पे रहता कौन सर? उनको इस्तेकार था, सर मेरी बात सुने, कहा उन्होंने कहा जी जिसको वजीर आला घर डिक्लेयर कर दे कैंप ऑफिस, 5 बनाए, कौन रोक सकता है उनको? फिर सरकारी खर्च से जनाब तनख्वाहें भी जा रही थी, सब कुछ। इस पर आप केस बनवा सकते हैं। ये 350, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, कोई वो डिनाई नहीं करते। क्यों? कानून के, वो कहते हैं कानून इजाजत देता है हमें, जितनी मर्जी गाड़ियां खरीदो। जो हुक्मरान अपनी जेब से अपने मुलाजमीन को सैलरी नहीं दे सकता, अपनी जेब से अपने घर का सामान नहीं खरीदता, अपनी जेब से अपने घर का खाना नहीं बनवाता, तो सर फिर उसने अवाम की क्या खिदमत करनी है? तो आपने खबर ब्रेक कर दी, उस्मान गुजदार सब घर ले रहे थे, आप लोगों ने खबर ब्रेक कर दी, और वो मसला, ये तो हर कोई आता इसलिए है, वहां तो पास होते हैं, उसके बाद अपनी। अब मसला ये है ना कि इमरान खान साहब को ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, पिछले हुक्मरानों की तो 2 नंबरी नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हर हुक्मरान जो है वो चाहता है कि दूसरे का एहतसाब हो, लेकिन मेरा या हर मेरे जगह लोगों का बैठा है, एहतसाब हर ना जगह हो। माफिया बैठा है, इस तरह निजाम सर नहीं चल सकता। वो एक-एक करके माफिया खरल साहब ने बिठाया, मैंने बिठाया, माफिया के लोगों को कौन लेके आया इक़्तिदार में? आपकी एक बेबसी है और नाहली है कि आप ये इनकम्पिटेंसी है। आप ये कह रहे हैं, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये कह रहा है कि माफिया हर जगह बैठा और वो इतना मजबूत है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता, और वो मुंह से इतराफ करते हैं। साहब के हटाने एक आकर उसने गाड़ियां बेची, भैंसें बेची, आप पहले मजाक उड़ाते रहे। सर मेरी बात सारे सुनिए, बाकी छोड़ दें। खैर साहब, आज फेडरल गवर्नमेंट में तबादले हुए आज जी। खैर साहब, उसमें IPPs का इशू चल रहा था, तो IPPs के इशू को जो फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी थे इरफान अली साहब, उन्होंने एक्सपोज किया। उसकी सजा उनको ये दी गई कि आज उनको OSD बना दिया गया कि उन्होंने IPPs पे हाथ डाला। उनकी जगह पर जिस बंदे को आज सेक्रेटरी तवानाई लगाया है, खैर साहब आप नाम सुन के हैरान रह जाएंगे, उमर रसूल, वो बंदा जिसने सेक्रेटरीट में ताले लगवा दिए थे जब आज चीमा को अरेस्ट किया गया था, और जिसको जी इसने ताले लगवाए थे अपने दफ्तर को, इसने ताला लगवाया, सारे सेक्रेटरी को ताला लगा दिया। अब आगे सुन लें, इसको पहले लगाया गया फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन, लेकिन जब फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन लगाया गया तो मीडिया से रिएक्शन आया तो उसको फौरी तौर पर चेंज करवा दिया गया। ये 17th कॉमन का और बैचमेट है आजम खान साहब का, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उनका दोस्त है। उसने जनाब आज इरफान अली साहब को तो उनकी दयानतदारी का सिला मिल गया कि उनको OSD बना दिया गया। उसकी जगह पर माफिया ने उमर रसूल को लाके बैठा दिया कि जनाब आप आए और मजे करें। उसके साथ साथ साले फारूकी साहब, ये जो फवाद के राइट हैंड थे, जब वो सेक्रेटरी टू PM थे, तो ये उस वक्त उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के साथ, बड़े उनके क्लोज थे। आज उनको भी फेडरल सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स लगा दिया गया। आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं माफियास, आप खुद बंदे ढूंढ के ला के उन पोस्टों पर बैठा रहे हैं जो कि किसी ना किसी माफिया का हिस्सा है। अब IPPs वाले जो हैं वो भी बड़े खुश होंगे। इमरान खान के पास हर एक की रिपोर्ट आती है, कौन वो बंदा सारी हिस्ट्री आती है इमरान खान, सारी हिस्ट्री आती है इमरान खान के पास। वो एक बताता होगा कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। हाथ जोड़ आप कह रहे हैं कि फेडरल सेक्रेटरी तवानाई लगाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं पता। इमरान खान साहब को ये नहीं पता, उमर रसूल का नहीं पता, जिसने यहाँ पे ताले लगवाए थे, उसका नहीं पता। जिस बंदे का माइंडसेट ये है कि हम जो मर्जी करें, हमें नैब नहीं हाथ लगा सकती, उमर रसूल साहब ने इसीलिए ताले लगवाए थे, पट्टियां बांध के बकायदा अफसरों को उन्होंने बकायदा फोर्स किया। हाँ, लेकिन सर उन्होंने जो बंदा इस माइंडसेट का है कि जनाब नैब हमें ना हाथ लगाए, ये LDA में जब रहे तो LDA में इनके खिलाफ जो दास्तानें हैं ना वो सारी दुनिया को पता है। मसला ये है कि वो बंदा जो ये समझता है कि नैब हमें हाथ ना लगाए, वो जब फेडरल सेक्रेटरी होगा और जहाँ पे IPPs जो कि 200 अरब से ऊपर का मसला चला गया हुआ है, 2000 अरब से ऊपर का मसला चला गया हुआ है, उसामा साहब वहाँ पर आप इस बंदे को लाके बैठाएंगे तो आप सोचें कि वो क्या फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि जी ये नैब में हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए मिलकर, इसलिए कि ये सरकारी अफसरान डरे हुए हैं। इकबाल साहब कह रहे हैं दस्तखत नहीं करता, कारोबारी कह रहे हैं नैब हमें डरा रहा है, हम काम नहीं कर सकते। तो नैब में तब्दीली की बात तो खुद कर रहे हैं कि अफसरान काम ही नहीं करते। मियां असद हयाउद्दीन साहब है, मेरा ख्याल सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम, दूसरी तरफ वो पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं जो
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और इस तरह के कुछ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर वो डायरेक्टर या चेयरमैन भी है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो इससे बड़ा और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जिनसे उन्होंने पैसे लेने हैं उन कंपनियों से, उनको फायदा देने के लिए आप रोक क्यों रहे हैं कि ये माफिया आप माफिया के खुद लाके बैठा रहे हैं, चाहे वो एडवाइजर है या वो सेक्रेटरीज है। कराची के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक होश रुबा लोड शेडिंग कर रहा है, क्यों? ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। के इलेक्ट्रिक मुसलसल लोड शेडिंग कर रहा है, लोग बिलबिला उठे हैं। इतनी लोड शेडिंग, इतना बहरान बिजली का, और अब के इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा जाता है कि जनाब वजारत पेट्रोलियम और बिजली का महकमा हमसे ताबुन नहीं कर रहा। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं उमर अयूब साहब के जी 500 मेगावाट हमने एक्स्ट्रा बिजली, इजाफी बिजली दी के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा हमने बाकी शहरों, बड़े शहरों का कोटा कम करके कराची का कोटा बढ़ाकर, के इलेक्ट्रिक का कोटा बढ़ाकर हमने फ्यूल इनको ज़्यादा दिया, फ्यूल कोटा इनका बढ़ा दिया। इससे ज़्यादा क्या करें? यानी जिसकी इजाज़त भी हमें नहीं मिलती कवानीन में या रूल्स में, उससे भी बढ़कर हम काम करें और क्या करें? के इलेक्ट्रिक कहता है जी हाँ जी कुछ तो किया है लेकिन उतना नहीं किया। अब LNG पर वो गैस लेने तैयार नहीं, जो पाकिस्तान में गैस पाई जाती है, कुदरती गैस, उसका वो कहते हैं जी हमें दिया जाए ज़्यादा। अब मसला ये है हसद खरल साहब के अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती है। आखिर में कुछ समझ ये आती है कि असल में कैपेसिटी का भी मसला है। के इलेक्ट्रिक अपनी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाई, आबादी बढ़ रही है। अब मामला ये है कि उसामा साहब जब एक प्राइवेट एक कंपनी को दिया गया ये सारा सेटअप, तो मुझे ये बताएं उस कंपनी ने जो एग्रीमेंट्स के अंदर जो उसने वादे किए थे कि जनाब हम एक्सपेंड करेंगे इस सिस्टम को, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम अपने बिजली की पैदावार करेंगे, वो नहीं की। हम अपने जो बिजली की जो अपनी पैदावार करेंगे उस हवाले से कोई उन्होंने अमली इक़दाम नहीं किए। कोई नए ग्रेड ट्रांसफार्मर नहीं लगाए, लाइनें कॉपर बेच के उसके बाद सिल्वर की लाइनें लगाई गई, नाकस मटेरियल लगाया गया। अरबों रुपए का आवाम को जिस तरह वो लूटते हैं दोनों हाथों से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आज भी असद उमर साहब बैठे, जनाब अली जैदी साहब बैठे, उन्होंने कहा जनाब गवर्नर इमरान इस्माइल से उनके जो CEO उनको बुलाया उन्होंने। उसके बाद मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं जनाब PSO और ये जो कंपनी के इलेक्ट्रिक हमारे तो अंडर में नहीं है, तो विफाक के अंडर आते हैं। अब 1.5 करोड़ आवाम का शहर है कराची, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची सब के लिए फीड करता है, कराची सब के लिए टैक्स देता है, लेकिन कराची का कोई वाली वारिस नहीं, ये नजर आ रहा है। अब उनको देखें, पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसको अजाफी बिजली दी जा रही है, इसको जनाब अजाफी गैस दी जा रही है। ठीक है, वो कहते हैं LNG नहीं लेनी। भाई आप जब अरबों रुपए बनाते हो उस वक्त आपको हुकूमत को हिस्सा देते हो। तो मामला ये है कि ये सारी नवाज़ात के बावजूद वो कंपनी शहरियों के एतमाद पे अगर पूरा नहीं उतर रही और बिल भी ज्यादा लेते हैं, बेहतर है ये गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे। ऐसे लोग हैं महीना महीना घर नहीं थे, टेक ओवर करे और इनको जो इनके ऊपर नवाज़ात का जो सिलसिला जारी है वो बंद हो, ताकि हुकूमत इससे बेहतर चला सकती है। फिर कम से कम को वाली वारिस तो हो। बाबर डोगर साहब कंपनी है वो उशतर पे मुहार है, उसको पूछने वाला। बाबर डोगर साहब, फिर आप कहते हैं जी वज़ीर आज़म कोई चीज का नोटिस ना लें, और जो बात होती है उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं, आए रोज बात होती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है जी नोटिस लेना बंद करें और करंतना कर लें। इमरान खान साहब खुद क्योंकि नोटिस लेते हैं तो चीनी का लें चीनी महंगी, आटे का लें आटा महंगा, पेट्रोल का लें पेट्रोल का मसला खड़ा हो जाता है, तो किसी जगह आप नोटिस ना लें। लेकिन एक अब उन्होंने कमेटी बना दी है। अब आपने ये नहीं देखा, मुझे पहले ही पता था कि आप इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा इसमें से कुछ हल निकल आएगा कि इलेक्ट, क्योंकि ये बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है। एक हफ्ता इस कमेटी को मिला है और एक हफ्ते के अंदर इसने वजूहात का तयन करना है कि नहीं सर, एक हफ्ते के अंदर बताना है कि ये मौजूदा बहरान पैदा कैसे हुआ। इसमें आप देखिए इजलास में वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब, वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी बराए मादनी वसाइल शहजाद कासिम, मुख्तलिफ डिवीजन के अहदेदार इसमें शरीक थे। और अब ये जो कमेटी है वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी बराए मादनी वसाइल शहजाद कासिम की ज़ेर सदारत ये कमेटी तश्कील दी जाएगी जो एक हफ्ते के अंदर इसकी वजूहत बताएगी। अब ये जो सारा इजलास इतना हाई पावर्ड इजलास हुआ है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो पूरी तवज्जो उन्होंने दी है कि वजूहत के बाद अगर चीनी सस्ती हो गई तो इन वजूहत के बाद बिजली भी दस्तयाब हो जाएगी। साहब एक तो ये है कि कराची 2.5 करोड़ आबादी का शहर है। PTI जो है उसने सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से जीती हैं और ये तारीख में मैंने पहली दफ़ा देखा कि MQM को किसी पार्टी ने इस तरह से पिछाड़ा है कि वो कराची वाले के लोगों ने उन पर बेतहाशा इत्मीनान किया है। इसके बावजूद अगर PTI 2 साल गुजर गए हैं, पिछले साल भी आपको याद है कि वहाँ पर बुरा हाल हो गया था लोड शेडिंग की वजह से,
अगले साल होना तो ये चाहिए था कि पार्टी को, इनको ये चाहिए था, ये फेडरल गवर्नमेंट ने डील कर रही है इसको के इलेक्ट्रिक को, इनको पहली तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए थी। इनको पता था कि जब गर्मी आएगी, जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई शॉर्ट होगी, तो उसका इन्होंने पहले से क्या तयारी की। सवाल तो ये है। अब कमेटी बिठा देंगे, कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी, वो एक लंबा चौड़ा बजट दे देगी, वो बजट जो है लेटर लिखा है कि जी हमें इतना शॉर्टफॉल है, हमें इतनी ये जनाब तेल दे दें, हमें ये इतनी बिजली ज्यादा दे दें, ये हमारा मसला है। आप तो सप्लाई नहीं कर सके, जो बिजली आपको पहुंच रही है वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे आप, उनका तो मसला ये है। हुकूमत को थोड़ी पता होगा बैठे बैठे सोचने के जी अब वो तो सिर्फ माल निकाल रहे हैं। हमारी जो इनको जब हवाले किए गई के इलेक्ट्रिक, उस वक्त कितने अरब रुपए का इन्होंने कॉपर बेचा है, उसके ऊपर आपने देखा ही वो अबराज ग्रुप वाले सारे वो पकड़े गए, फिर छोड़ दी गए, पता क्या हुआ। अच्छा, आज खबर है शंघाई ग्रुप जो है वो दोबारा से उन्होंने एक इनिशिएट किया है प्रोसेस कि 66% शेयर जो हैं वो खरीदने के, ये के इलेक्ट्रिक के। तो अब ये एक हल नज़र आ रहा है कि शंघाई ग्रुप इसमें आ जाएगा। वैसे बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है, किसी तरफ ये भी नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। सरकारी तहवील में तो पहले बड़ी बात हो गई, ले लिया जाए पहले, या तो ये पहले ही दे देते हैं, या ये समझ लें कि ये के इलेक्ट्रिक जो है ये हमारे बस का रोग नहीं है। कराची की आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो इस तरह की इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं वो इसको कैटर नहीं कर सकती। ये तो अब गवर्नमेंट ने देखना है, गवर्नमेंट ने सोचना है। लेकिन गवर्नमेंट समझ साहब आपको पता ही है, आपके सामने ही है जो उनकी परफॉर्मेंस है। सर अब क्या माफियाज को डील कर रहे हैं, दीगर हैं जनाब, इनको हम प्राइवेटाइज करें, वरना तो मुल्क में पहले PIA, रेलवे, स्टील मिल, वो मामले नहीं हल हो रहे। तो जब आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं के इलेक्ट्रिक, आप हाल देख लें। अब कहा जाता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो कब का इनको प्रॉफिट में आ चुका है, इतना ज़्यादा। यानी पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी आकर इन्वेस्ट कर दे, अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऐसे तो नहीं आ रही होगी, उनको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन मसला ये है कि आप आकर पैसा कमाई जा रहे हैं, जब आपने कहा कि वो पैसा आप लगाएंगे भी उसका कुछ हिस्सा, ताकि आप उसको डेवलप कर सकें। ऑडिट गवर्नमेंट ने करवाना है ना, रेगुलेटर तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है इसका ऑडिट करवाए। सर कई दफा जुर्माने हुए, उनके हिसाब अभी भी उनका केस भेजे। नेपरा कई दफा जुर्माने कर चुका है के इलेक्ट्रिक को, अभी भी किए हैं। जिस तरह पेट्रोलियम की कंपनियों को किए गए हैं, कुछ मेरे ख्याल 6 करोड़ के करीब, 4 करोड़ एक किया और मेरे ख्याल 3 करोड़ अलग, तो ये 6-7 करोड़ रुपया जुर्माना किया है ऑयल कंपनीज को। पर मसला आता है, कहते हैं जी 6-7 करोड़ जुर्माना करके 75 अरब का उनको फायदा दे दिया, उसके जुर्माने का क्या फायदा। तो सर वो रूल्स में जितना लिखा है उतना ही करना है। के इलेक्ट्रिक को आप तो उधर से 75 अरब रुपए का उनको 4 दिन पहले कीमत बढ़ा के उनको फायदा दे दिया, तो उस 6 करोड़ जुर्माने का उनको क्या मसला हुआ। वो तो हमारी जेबें कटी, यानी 45 अरब गवर्नमेंट लेवी की मद में लेगी, 25 अरब GST की मद में लेगी, 5 अरब कस्टम ड्यूटी की, सिर्फ एक माह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में 75 अरब रुपया, प्लीज मेरे कहने पर 75 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट के लोगों को उम्मीद दिला दें कि ये नोटिस लिया गया है कि के इलेक्ट्रिक जो है बिल ज्यादा बेचते हैं, ये इदारा बिजली भी नहीं दे रहा, बिल भी ज्यादा बेचता है, इसका नोटिस लिया गया है, तो इस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो जिस तरह से जो कार्टल्स हैं उसके सामने गवर्नमेंट बेबस है। ये कमेटी कोई बेहतर कर लेगी, ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी। जिस तरह से बेताशा और कमेटीज बिठाई गई, जिस तरह से और बेताशा जो है वो इन्वेस्टिगेशंस की गई, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन जो है वो रद्दी की टोकरी में चली जाएंगी। इसकी रिकमेंडेशन जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि 1000 अरब की चोरी। चीनी पर कमेटी ने जो कहा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? क्या हो रही है? क्या हुई? चीनी कितने की है? आपने कितने की ली है? अगर आप लेते हैं पकड़ा गया तो समझ साहब 85 से स्टार्ट हुआ काम, 85 आज भी है, तो कार्रवाई क्या हुई और किसके खिलाफ? वो लोग आज भागते फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाए कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें, यही होना है ना। की गई, किसी को कैफरे किरदाया गया, किसी को टाइम लगता है। अच्छा जी, बचाया गया, प्रोग्राम का खत्म हो गया है। लेकिन देखते हैं कि ये जो माफिया जिनके बारे में आज भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि इनके होते हुए मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, निज़ाम नहीं चल सकता, तो अब उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। चाहे वो पेट्रोलियम में आप देख लें, चाहे वो बिजली के कारखानों में देख लें, जहाँ जहाँ भी हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।